नमस्कार दोस्तों। G20 की प्रेसिडेंसी जो है इंडिया को मिल चुकी है। ये न्यूज़ तो आप लोगों ने सुनी ली होगी। पर इस प्रेसिडेंसी का क्या इंपॉर्टेंस रहेगा दुनिया के लिए, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे लिए तो ये जो प्रेसिडेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये तो नो डाउट बहुत है। पर दुनिया के लिए भी ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट G20 समिट होने वाली है। पर अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये जो प्रेसिडेंसी है ये रोटेट होती रहती है G20 के हर एक मेंबर के पास, तो ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है इंडिया को लेकर? क्योंकि पिछली बार इंडोनेशिया के पास थी, इस बार इंडिया के पास है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडोनेशिया के पास प्रेसिडेंसी ज़रूर थी, पर इंडिया की एक अलग बात है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि इंडिया का जो एक स्टैंड है ओवरऑल जो डिप्लोमेसी को लेकर पूरी दुनिया का, वो एक अलग है। तो इसीलिए जो इंडिया की प्रेसिडेंसी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है पूरी दुनिया के लिए। फिर चाहे वो यूएसए हो, यूक्रेन हो, रशिया हो, कोई सा भी कंट्री हो। तो इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर ये कैसे इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये G20 क्या होता है। देखिए, आप लोगों के दिमाग में, बहुत लोगों के दिमाग में होगा कि आखिर G20 होता क्या है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये G20 होता क्या है। पूरा ऐसे 360 डिग्री कवर करेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों बनी, कैसे बनी, आखिर इसका काम क्या है और कितनी समिट होती है, कितने कंट्रीज हैं। मतलब पूरा 360 डिग्री में हम इसे पूरा कवर करेंगे। इस वीडियो के खत्म होने तक G20 को लेकर आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। हम लोग इतना अच्छे से इस G20 को आकर समझेंगे कि क्या है, और वीडियो के लास्ट में जानेंगे कि ये जो है ये प्रेसिडेंसी इंडिया की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है पूरी दुनिया के लिए। तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर इंडिया की रियल पावर क्या है। और अगर आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वही जानने हैं तो नीचे टाइम लैप्स चल रहा होगा, वहाँ पे जाके आप लोग वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं। अब आप लोगों ने देख लिया होगा कि ये विकिपीडिया के पेज पे अपग्रेड कर दिया गया है, अपग्रेड कि जो इंडिया की जो G20 की प्रेसिडेंट है वो इंडिया होने वाला है। नरेंद्र मोदी जो है वो इसके चेयरमैनशिप होंगे। ठीक है, तो इस बार का जो लोगो है ये आप लोग देख लीजिए, मैंने थंबनेल में भी लगा रखा है। ये जो लोगो है यहाँ पे ये लोटस कमल का फूल बना है। ठीक है, इसको लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी कांग्रेस को लेकर कि उन्होंने जो है अपना पार्टी का जो सिंबल है वो बना दिया है। ये एक हमारा नेशनल फ्लावर भी है। तो बस यही है कि इतना ज़्यादा डिबेट नहीं होनी चाहिए थी। और साथ ही साथ हम लोग इस देखें कि इसकी थीम क्या है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में जो है G20 की थीम पूछ सकते हैं। तो जो लोग भी यूपीएससी, सिविल सर्विस या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग इस थीम को ज़रूर याद रखें कि आखिर इसकी थीम क्या है। वासुदेव कुटुंबकम, ये जो है ये इसकी थीम है। इसका मतलब है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। हम सब लोग साथ मिलकर विकास करेंगे, एक तरह से आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए ऐसी वीडियो और देखने के लिए। तो देखिए, हम लोग देखते हैं कि आखिर ये G20 होता क्या है। देखिए, G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 20 मेंबर्स को लेके चलती है। 20 मेंबर्स कौन कौन से हैं? इन 20 मेंबर्स में से 19 कंट्रीज़ हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, मतलब जो यूरोपियन यूनियन, आप लोगों को पता है कि एक यूनियन है जिसमें कि यूके जो है वो बाहर कर दिया गया। यूके इसका मेंबर नहीं है। ये बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि इंग्लैंड जो है यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। ऐसा नहीं है। वो यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसका मेंबर है, उसका पार्ट है, पर वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। उसने जो है वो बाहर खुद ही निकल गया था। ठीक है, उसके ऊपर एक अलग से बात करेंगे हम लोग, इस वीडियो में नहीं करेंगे। तो अब हम देखें कि ये जो है ये G20 जो है ये ओवरऑल 80% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि ये जो G20 के जितने भी कंट्रीज हैं, ठीक है, ये 80% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। साथ ही साथ 75% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड को भी ये साझा करते हैं। वहीं पे 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी कि 60% पूरी दुनिया की आबादी इन्हीं 20 देश जो आप कहेंगे इनमें रहती है। ठीक है, तो अब आप लोग सोच ही सकते हैं ये कितना ज़्यादा ह्यूमंगस ग्रुप है जिसका प्रेसिडेंट जो है वो एक अभी इंडिया है। और इसको लेकर बहुत जो लोग हैं न्यूज़ में रहने वाला है डे बाई डे। तो उसी हिसाब से हम लोग वीडियो भी लाते रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि आखिर इसमें डिस्कशन कैसे होते हैं, किन किन टॉपिक्स पे डिस्कशन होते हैं। तो इस पे डिस्कशन होते हैं ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर, यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, इन सब को लेकर इस ग्रुप में जो है बातचीत होती है। ठीक है, और जो किस तरह से जो डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो डेवलप हो पाएंगे, जो डेवलप देश हैं वो कैसे आखिर आगे परफॉर्म करेंगे, तो वो भी इसी भी ग्रुप में जो है बात होती है। अब हम देखते हैं कि इसके जो मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मेंबर जो हैं इसके मेंबर, ये जो है मेंबर मैंने लिख दिए हैं। ये किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, चाहे फिर वो कोई सा भी एग्जाम हो। ठीक है, कि इसका मेंबर कितने, क्योंकि यार 20 मेंबर जो है वो कौन याद रखेगा। पर फिर भी आप लोग एक बार नज़र डाल लीजिए कि कौन कौन से मेंबर हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके, कनाडा, जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, इंडिया, रशिया, इटली, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब, ठीक है, और टर्की, इसका जो नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, अर्जेंटीना जो कि अभी फीफा जीत गया था, ब्राज़ील जो नेक्स्ट प्रेसिडेंसी इसी के पास जाने वाली है इंडिया के बाद। ठीक है, इंडोनेशिया
इस मतलब पहले इंडोनेशिया के पास थी, अब ब्राज़ील के पास जाने वाली है इंडिया के बाद, ठीक है। उसके बाद साउथ कोरिया, मतलब साउथ कोरिया वही रिपब्लिक ऑफ कोरिया, उसके बाद फिर मैक्सिको और यूरोपियन यूनियन। ये जो है ये कुछ मेंबर्स हैं इसके। और कुछ परमानेंट इन्वाइटीज़ जो हैं वो उनको भी इनवाइट किया जाता है जो कि G20 के मेंबर नहीं हैं, पर फिर भी जो मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें एक परमानेंट मेंबर स्पेन है, और भी कई सारे जो देश हैं वो इसके मेंबर हैं। उसको भी हम इस वीडियो में आगे जानेंगे कि आखिर कौन कौन से मेंबर हैं जो कि इंडिया ने इन्वाइट किए हैं इस मीट में, ठीक है। अब आप लोग एक बार देख लीजिए, ये जो है ये G7 मेंबर्स हैं। G8 तो ख़त्म हो गया है क्योंकि रशिया को बाहर कर दिया गया था यूक्रेन पे अटैक, क्रीमिया पे अटैक करने के लिए, ठीक है। और ये G20 मेंबर हैं, ठीक है। मतलब ओवरऑल ये G20 मेंबर, जिसमें हमारा एक महान भारत इंडिया भी आता है। अब हम देखते हैं कि आखिर ओवरऑल इसकी हिस्ट्री क्या रही है G20 की। देखिए, हिस्ट्री इसकी बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई भी इतना मतलब इतना बड़ा ना कोई डाउट है, और ना ही मतलब ये किसी भी एग्जाम में पूछी जाती है ज़्यादातर, ठीक है, हिस्ट्री। तो इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी 1990s में हुई थी, जब बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, हमारे इंडिया में भी आया था, और बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वहाँ पे भी आया था। चाहे फिर वो साउथ अमेरिका के कुछ कंट्रीज़ हों या फिर मतलब कोई सा भी डेवलप कंट्री हो, वहाँ पे एक तरह से फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी देखने को हमें मिली थी, ठीक है। तो उसी टाइम पे जो इस ग्रुप को है इसे फॉर्म किया गया था। अब हम बात करते हैं कि आखिर G20 जो है वो काम कैसे करता है। देखिए, G20 का काम जो है, मैं बहुत सिंपल वे में आपको समझाऊंगा कि आखिर इसका ओवरऑल वर्क क्या है या कैसे काम करता है। देखिए, अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि इसका जो परमानेंट सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है, तो मैं आपको बता दूं इसका जो परमानेंट सेक्रेटेरिएट है वो कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं न्यूयॉर्क में है, पर न्यूयॉर्क में नहीं है। इसका जो परमानेंट सेक्रेटेरिएट कहीं पर भी नहीं है। जिस देश के पास इसकी जो प्रेसिडेंसी वो चली जाती है, वहीं पर इसका सेक्रेटेरिएट बन जाता है। अगर ऐसे हम बात करें तो पहले इसका जो सेक्रेटेरिएट था वो इंडोनेशिया में था, इस बार इंडिया में है, अगली बार ब्राज़ील में होगा, उसके बाद साउथ अफ्रीका में होगा, ठीक है। तो इसका कोई भी एक परमानेंट सेक्रेटरी नहीं है, ये बात आप लोग दिमाग से निकाल दी। और दूसरी बात, और ये जो काम करती है ये करती है शेरपास के अंडर में काम। देखिए, शेरपास क्या होते हैं ये हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर शेरपास होते क्या है। देखिए, वैसे अगर आप शेरपास की जो बात करें, वो शेरपास होते हैं जैसे आप कहीं भी माउंटेन पे चले जाएँ तो वहाँ पे आप लोगों को जो रास्ता दिखाते हैं वहाँ के लोकल्स, या फिर आप लोगों को जो एक तरह से मार्गदर्शन आप लोगों को करते हैं, तो उन्हें हम लोग शेरपा कहते हैं, ठीक है। पर इस मीटिंग में जो शेरपा का मतलब है वो एक ये मतलब है कि इस मीटिंग को आखिर डायरेक्शन कौन देगा। देखिए, कोई भी एक कंट्री है, वो कंट्री का कौन सा रिप्रेजेंटेटिव है वो इसे डायरेक्शन देगा। ये ना ही कोई एक प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का काम है, बल्कि ये एक ब्यूरोक्रेट का काम है, ठीक है। ये जो है ये शेरपा जो है ये एक ब्यूरोक्रेट जो है जो कि रियल में देश को चलाते हैं। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ये सिर्फ नाम के लिए होते हैं देश को चलाने वाले। असल में जो देश को चलाते हैं वो होते हैं ब्यूरोक्रेट्स, जो कि ये आपने IAS देख सकते हैं, PCS देख सकते हैं, ये जो है ये देश को चलाते हैं। तो इन्हीं में से एक जो शेरपा है इसको नियुक्त किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि इस बार हमारी जो कंट्री है यहाँ से कौन जो है शेरपा बना है, ठीक है। तो जो इस बार मीटिंग है वो शेरपास की जो मीटिंग वो भी होने वाली है। इसमें कुछ एक्सपर्ट ग्रुप की मीटिंग होगी। ओवरऑल एक जिसके पास प्रेसिडेंसी होती है वो बहुत सारी मीटिंग्स कराता है वो कंट्री। हमारा देश भी बहुत सारी मीटिंग्स कराएगा। तो उसमें एक जो है वो एक्सपर्ट्स की जो मीटिंग होगी वो होगी, ठीक है। सेंट्रल बैंक की जो गवर्नर है उनकी मीटिंग होगी, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग होगी, मतलब बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी मीटिंग होने वाली है इस ईयर। तो ये जो इस साल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इंडिया के लिए। वहीं पर अगर हम देखें कि हमारे जो कंट्री है वहाँ का जो शेरपा है वो कौन है, तो वहाँ के जो शेरपा आप लोगों ने शायद न्यूज़ सुन भी ली होगी कि इसके जो शेरपा है वो फॉर्मर IAS अमिताभ कांत जो हैं, जो नीति आयोग के हेड रह चुके हैं, वो इनके हमारे कंट्री में शेरपा बने हैं, उन्हें बनाया गया है। और साथ ही साथ जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला साहब हैं, उनको जो है सेक्रेटरी लेवल की जो पोस्ट है वो दिया गया है, ठीक है। तो हमारे जो शेरपा हैं वो आप लोग देख लीजिए, ये जो है ये हमारे शेरपा हैं। अमिताभ कांत फॉर्मर IAS रह चुके हैं। ये किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि हमारा जो शेरपा है वो कौन है इस बार जो 2023 में। तो उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा कि आखिर शेरपा होता क्या है, कि ओवरऑल जो एक प्रॉपर डायरेक्शन देता है पूरी मीटिंग को, ठीक है। लास्ट में जो मीटिंग होगी उसमें जो है प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनकी मीटिंग होगी। तो वहाँ पे जो छोटे मोटे जो इश्यूज़ हैं जो रह जाते हैं, जो कि ये लोग ना नहीं सॉल्व कर पाते हैं या नहीं ध्यान जाता है, तो वो बाद में वहाँ पे रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। अब देखो, ट्रॉयका क्या होता है। एक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है ट्रॉयका, ठीक है। देखो, ट्रॉयका जो होती है वो एक 3 कंट्रीज़ की जो बॉडी होती है, मतलब एक तरह से ग्रुप होता है 3 कंट्रीज़ का। इसमें हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कंट्रीज़ की बॉडी बनती है। जैसे कि अगर हम लोग पिछली साल का ट्रॉयका देखें तो वहाँ पे थी ये जो है ये 3 कंट्री। जैसे कि प्रेजेंट में कौन था वहाँ पे, पिछली बार इंडोनेशिया का प्रेसिडेंटशिप थी। पिछली बार कहाँ से आई थी, वो थी इटली से आई थी।
ठीक है, और किसके पास जाएगी, वो इंडिया के पास जाएगी। तो एक तरह से इन जो 3 कंट्रीज़ का जो है ये ट्रॉयका बनता है। ये जो पहली बार है कि यहाँ पे जो 3 डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो है ट्रॉयका बना, नहीं तो इससे पहले अगर आप देखेंगे तो बीच में एक ना एक जो है वो डेवलप्ड कंट्री ज़रूर होता था। तो इस बार जो है, इस बार डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो एक ग्रुपिंग है, एक मजबूत पकड़ है, वो इस बार बनी है। ठीक है, तो अब हम अगली बार देखते हैं कि ये जो है ट्रॉयका कहाँ पे बनता है। तो इससे अगर हम लोग पिछली बार देखें तो इंडोनेशिया यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इंडिया, उसके बाद फिर ब्राज़ील, ये है, ये ट्रॉयका बन जाएगा। यानी कि इस बार का जो है प्रेजेंट में इंडिया जो है प्रेसिडेंट है इसका, और कहाँ से आई थी, इंडोनेशिया से, कहाँ जाएगी, ब्राज़ील पे। तो ये एक ट्रॉयका बन जाएगा। ठीक है, अब ट्रॉयका का एक मेन ऑब्जेक्टिव और होता है कि ऐसे अगर अभी प्रेसिडेंटशिप जो है इंडिया के पास है, तो कुछ पॉइंट जो है वो इंडोनेशिया भी रख सकता है हमारी मीट में। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि और लोग आप लोगों को शायद ना बताएं, पर इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि ये भी एक रूल है। मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा कि ब्राज़ील से हम लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो देखिए 2024 में जो प्रेसिडेंसी है वो ब्राज़ील के पास जाएगी और साउथ अफ्रीका के पास जाएगी 2025 में। ठीक है, अब वहीं पे अगर हम लोग देखें कि जो इंडिया में 200 मीटिंग्स होने वाली हैं 50 शहरों में, इंडिया की 50 सिटीज़ में 200 मीटिंग होने वाली है इस साल। ठीक है, और जो फाइनल जो मीटिंग है, जो बड़ी समिट है, वो होने वाली है दिल्ली में सितंबर के महीने में, जो कि शायद से पूरे वर्ल्ड लीडर्स जो है वो इसमें आएंगे। ये जो 20 कंट्रीज़ हैं इन्हीं के, और जो इन्वाइटीज़ जो कंट्रीज़ हैं, इन्वाइटी कंट्री कौन कौन से हैं, इन्वाइटी कंट्रीज़ में बांग्लादेश, सिंगापुर, स्पेन, नाइजीरिया, और साथ ही साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं कुछ, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और जो वर्ल्ड बैंक, IMF। ठीक है, ये अगर आप लोग इनका टोटल करें तो ये ओवरऑल 30 कंट्रीज़ बनेंगी, यानी कि 20 तो ये G20 वाले हो गए और बाकी के 10 ये हैं। ठीक है, तो मतलब एक तरह से ये ओवरऑल इतने जो यहाँ के मिनिस्टर्स हैं वो आएंगे इस मीट में, समझ रहे हैं आप लोग। मतलब एक तरह से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईयर होने वाला है इंडिया के। तो इसमें हम लोग देखें कि ओवरऑल आखिर इसमें क्या बात होने वाली है, अपकमिंग एजेंडास क्या है इसमें। देखिए अपकमिंग एजेंडास तो बहुत ज़्यादा क्लियर है कि आखिर ओवरऑल है क्या। सबसे पहले तो हो जाएगा रशिया का वॉर। ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर। मैं इसे रशिया यूक्रेन वॉर नहीं कहूँगा, मैं इसे रशिया वेस्ट वॉर कहूँगा, क्योंकि वेस्ट की सारी कंट्रीज़ में शामिल है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, पूरा USA हो, कोई भी हो, अकेला यूक्रेन शामिल नहीं है। अगर यूक्रेन होता तो कब का हार चुका होता। वहाँ पे USA, UK जितने भी कंट्री हैं सारे शामिल हैं। तो इस वॉर की भी बात होने वाली है इस मीट में, इसलिए ये जो मीट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इंडिया के लिए और साथ ही साथ बहुत सारे देशों के लिए। पर ऑफिशियली जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने आखिर क्या स्टेटमेंट दी है इस एजेंडा को लेकर, हम इस वीडियो में वो देखते हैं कि आखिर ओवरऑल क्या कहा है। देखो सबसे पहले हम लोग देखें क्लाइमेट चेंज को लेकर, क्योंकि गर्मी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ग्लेशियर पिघल रही हैं, तो एक क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, और साथ ही साथ एक टेररिज्म, इंडिया की बात हो, टेररिज्म की बात ना हो, क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं टेररिज्म से, जो कि पाकिस्तान फैलाता है। तो इसकी भी बात होने वाली है। हालांकि इसकी जो बात है ये हमारे जयशंकर साहब ने भी UN की एक मीटिंग में कहा था। तो और जो अगला है वो है पेंडेमिक, क्योंकि चाइना में फिर से आउटब्रेक हो गया है कोविड का। ठीक है, कोविड फिर से फैल रहा है, तो एक इसके ऊपर भी बात होने वाली है। वहीं पे मोदी जी ने कहा है कि ये जो है फूड फर्टिलाइजर्स को लेकर पूरी बात होगी कि चाहे फिर वो वॉर चाहे कितने भी दिन तक चले, पर फूड ओवरऑल हंगर क्राइसिस नहीं पड़नी चाहिए वर्ल्ड में। ठीक है, फूड सबके पास पहुंचना चाहिए, फर्टिलाइज़र भी पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर फर्टिलाइज़र नहीं पहुंचेगा तो आखिर फूड कहाँ से आएगा। और आखिर जो मेडिकल प्रोडक्ट है वो भी एक प्रॉपर तरह से पहुंचने चाहिए, इनका भी जो व्यापार है वो रुकना नहीं चाहिए। ये एक मानवता के हित में मतलब बात है। तो ये तो ओवरऑल बात चलने वाली है। और साथ ही साथ अब जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो यूक्रेन की वॉर है ये होने वाली है, यूक्रेन रशिया की वॉर का जो एक तरह से मीटिंग है इसकी फरवरी में होने वाली है। हालांकि इसका कुछ निचोड़ नहीं निकलेगा इस मीटिंग का, क्योंकि इन दोनों की जो एक्सपेक्ट हैं बहुत ज़्यादा क्लियर है, बहुत ज़्यादा अलग हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो ओवरऑल मुझे तो नहीं लगता कि कुछ भी इसका जो फ़ायदा है वो निकलने वाला है। हालांकि जो रशिया है, रशिया में पुतिन और USA के बाइडन ये एक ही साथ आखिर बैठेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंसी आखिर इंडिया के पास है। ठीक है, एक बहुत बड़ा जो चांस है वो है कि हाँ इस मीटिंग में पुतिन शामिल हो, क्योंकि इंडोनेशिया में जो मीटिंग हुई थी वहाँ पे पुतिन शामिल नहीं थे, पर यहाँ पे चांस लगाया जा रहा है कि पुतिन आएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल आप लोगों को शायद एजेंडा समझ में आ गया होगा कि ये ओवरऑल क्या एजेंडा रहने वाला है इंडिया की मीट का। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि जो इंडिया की जो मीट है ये बाकी कंट्रीज़ की मीट से कैसे इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि प्रेसिडेंसी तो हर कंट्री के पास आती है, पर ये जो मीट है ये क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब आप लोग ज़रा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जो इस मीट की टाइमिंग है, क्योंकि अगर हम लोग टाइमिंग को देखें तो टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर साथ ही साथ हमारा जो हंगर क्राइसिस आने वाला है, यानी कि यूक्रेन रशिया यूक्रेन वॉर से जो
रशिया यूक्रेन वॉर एक तो इंपॉर्टेंट इशू हो गया, ठीक है। दूसरा पेंडेमिक हो गया कि ये पेंडेमिक जो चाइना से फैल रहा है उसके ऊपर बात होगी। तीसरा हंगर क्राइसिस जो है वो आने वाला है, क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रही है दुनिया में। इंडिया में तो अगर आप लोगों को शायद नहीं पता चल रहा होगा या पता चल भी रहा होगा, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गई है। 7 से ऊपर है अभी इन्फ्लेशन। ओवरऑल इन्फ्लेशन होती है 4 ± 2, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 और कम से कम 2, इतनी तो होनी चाहिए। पर इस बार 7+ है, तो मतलब इन्फ्लेशन है। तो ये जो है टाइमिंग का इशू है। और दूसरा है जो इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है वो दिन ब दिन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है वर्ल्ड लेवल पे। फिर चाहे आप अजीत डोभाल साहब को देख लो, एस जयशंकर साहब को देख लो। एस जयशंकर साहब की तो बात ही अलग है। मतलब यूएन में जाके तो भाई मतलब कोई सा भी कंट्री हो, चाहे फिर यूरोपियन यूनियन हो पूरा, ठीक है, चाहे यूएस हो, कोई भी हो, किसी को नहीं छोड़ते। तो एक इंडिया का स्टैंड लेने के लिए ये जो 3 लीडर हैं, ये एक तरह से इंडिया की बहुत ही ज़्यादा एक जो पहुँच है वो बढ़ा रही हैं, बहुत ज़्यादा दबदबा कायम कर रही हैं चाहे दुनिया के अंदर। फिर मैं 3 लीडर कौन सी बात कर रहा हूँ, वो 3 लीडर हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं। दूसरे अजीत डोभाल साहब और एस जयशंकर। ये 3 जो लीडर हैं वो इंडिया को एक बहुत अच्छा स्टैंड प्रोवाइड कराते हैं वर्ल्ड लेवल पे। देखो, आप लोग चाहे किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब एक तरह से ये जो 3 लीडर हैं ये वर्ल्ड को एक अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंडिया को, जहाँ तो मुझे लगता है। और तो कोई इंडिया में ऐसा कोई लीडर मुझे नहीं लगता कि होगा जो वर्ल्ड लेवल पे इंडिया को इतना अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए इन 3 लोगों के अलावा। और जो स्ट्रक्चर की बात करें कि जो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, तो मैंने आपको बताया था ट्रॉयका में अगर हम लोग जैसे कुछ जो पॉइंट हैं वो इस मीट में नहीं डिस्कस कर पाते हैं, तो अगली मीट है, अगली मीट किसके पास जाने वाली है? अगली मीट जाने वाली है ब्राज़ील के पास। और ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं लूला डा सिल्वा, ये वहाँ के प्रेसिडेंट है, ये इनका नाम है इतना बड़ा, ठीक है। तो इनके साथ भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, इनकी बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन है। तो यहाँ पर भी हमारा एक अपर हैंड होने वाला है इस मीट में भी, ठीक है। तो मतलब एक तरह से ओवरऑल जो ये इंडिया की जो प्रेसिडेंसी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये ईयर जो है इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि आखिर ओवरऑल किस एस्पेक्ट से मैं बात कर रहा था। अगर आप लोगों का कुछ पॉइंट है, जैसे कुछ आप लोग बताना चाहते हैं रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर, या फिर कि किस तरह से जो यूक्रेन की हेल्प कर रहा है वेस्ट, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ओवरऑल आप लोगों का क्या ओपिनियन है वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।